हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार क्लासेस फॉर यू। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक हो गए बच्चों। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अनुवांशिकता चैप्टर। क्या अनुवांशिकता चैप्टर? पिछली क्लास में हमने अनुवांशिकता क्या होती है आपको समझा दिया था, विभिन्नताएं क्या होती हैं उसे समझा दिया था। ठीक है, अब चैप्टर की जो रीढ़ है, जिसको हम कह सकते हैं चैप्टर की रीढ़, वो है ये शब्दावली। ठीक है, अगर बच्चों आप इस शब्दावली को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो एग्जाम में केवल इतनी शब्दावली से 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर का इतनी सी शब्दावली में से पूछे जाते हैं। तो कौन ऐसा बच्चा है जो ये चाहेगा कि हम इसको ना पढ़े, भाई अपना 2 से 3 नंबर गवा दें? तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए और यकीन मानिए कि इस शब्दावली से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या होता है, या फिर संकरण क्या है, संकर क्या है, एलील क्या है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी। ये चीज ध्यान रखिएगा, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी, इन दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। और जब बेटा अंतर पूछा जाएगा तो वो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कम 2 से 3 नंबर का, केवल इतने का टॉपिक 2 से 3 नंबर का है आपका। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सब कुछ पाया जा सकता है संस्कार से। क्या? सब कुछ पाया जा सकता है बच्चों संस्कार से, और पाया हुआ भी, यानी कि जो आप जीत चुके हैं, जो पा चुके हैं, उसको भी गवाया जा सकता है अहंकार से। अगर आपके अंदर संस्कार है बच्चों तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जरा सा भी अहंकार हो जाता है तो आप सब कुछ गवा सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में आपके लिए बता दें, विद्यार्थी जीवन में अगर आपने शिक्षा का सदुपयोग किया, क्या शिक्षा आपने ज्ञान ग्रहण किया, ज्ञान ग्रहण करने के बाद अगर आपको अहंकार नहीं आता है तो वो शिक्षा का सदुपयोग है, यानी कि आप शिक्षा का सदुपयोग कर पाएंगे और शिक्षा आपके लिए अमृत है। अगर बच्चों आपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको अहंकार आ जाता तो ध्यान रखिएगा वह ज्ञान विष के समान हो जाता है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में कभी भी ज्ञान को लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए। आप चाहे जिस भी चीज के बारे में चाहे जितना पढ़ लें, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपसे छूट जाएगी। ठीक है, तो कभी भी इस अहंकार में मत रहिएगा कि ये टॉपिक तो मेरा कंप्लीट है, मैं इसको दोबारा क्यों पढूं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कंप्लीट है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है, लेकिन आप किसी भी चीज के बारे में 100% कभी नहीं जान सकते, कुछ ना कुछ आपसे छूट ही जाएगा। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में है अनुवांशिक शब्दावली, यानी कि अनुवांशिकता वाले जो चैप्टर है उस चैप्टर में प्रयोग होने वाले शब्दावली हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली शब्दावली होती है बच्चों जीन। क्या होती है? जीन होती है। आइए समझते हैं कि जीन क्या होता है। आपने डीएनए देखा होगा, ठीक है, ये होते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की इस संरचना का सबसे पहले प्रस्तुत किया था वाटसन तथा क्रिक ने। क्रिक मॉडल कहते हैं, वाटसन तथा क्रिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये द्विकुंडलीय संरचना होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, डीएनए का छोटा भाग यानी कि डीएनए का एक खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए का एक छोटा खंड जीन कहलाता है, इसको हम जीन कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। अब जीन की डिफिनीशन लिखनी हो बच्चों तब कैसे लिखेंगे? डीएनए का एक खंड जो किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने में सक्षम हो, जो किसी लक्षण को, किसी एक लक्षण को भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किसी एक लक्षण को भी बोल सकते हैं, या फिर किसी लक्षण को बोल सकते हैं। यानी कि इस खंड में इतनी क्षमता होगी कि यह एक लक्षण को प्रदर्शित कर सके, वही क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। मैक्लियोड, मैकार्थी तथा एवरी के अनुसार, 3 वैज्ञानिक थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी, उनके अनुसार जीन क्या होता है बच्चों? जीन न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है। क्या होता है? जीन न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है। ठीक है, किसके अनुसार? एवरी, मैक्लियोड, मैकार्थी के अनुसार। ठीक है, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी के अनुसार जीन क्या होता है? जीन एक
न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन से क्या बनता है बच्चों, जीन बनता है। ठीक है, तो चलिए जीन क्या होता है। जीन आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का एक छोटा खंड जो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने का कार्य करता है या फिर प्रदर्शित कर सकता है, वह क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। जीन के बारे में 2-3 तथ्य हैं, वो समझ लेते हैं। जीन अनुवांशिकता की इकाई है। क्या है, अनुवांशिकता की इकाई है। क्या होती है बच्चों, इकाई होती है। दूसरी चीज, जीन के द्वारा ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते। चलिए बच्चों, हमने अभी आपको जीन बता दिया। किसी डीएनए का वैसा खंड, डीएनए का छोटा सा छोटा वह खंड जो किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए, क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। अब जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या होता है, तो बच्चों जीनोम गुणसूत्रों का समूह होता है। क्या, गुणसूत्रों का समूह होता है, समुच्चय यानी कि सेट होता है, वही क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। गुणसूत्रों का समुच्चय या फिर सेट क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीन प्रारूप की। क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, जीन प्रारूप की। किसकी बात कर रहे हैं, जीन प्रारूप की। हमारी अगली हेडिंग है जीन प्रारूप। क्या है, जीन प्रारूप। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जीन प्रारूप क्या होता है। जीन, ऐसा जीन जो कि जीन में उपस्थित हो या फिर ऐसा जीन जो लक्षण न प्रदर्शित करे, यानी कि भौतिक रूप से लक्षण को प्रदर्शित ना कर पाए, उसे कहते हैं जीन प्रारूप। जैसे कि मेंडल ने बच्चों लंबे तथा बौने पौधे के मध्य क्या कराया था, ये लंबा पौधा हो गया और ये बौना पौधा हो गया। क्या हो गया, ये लंबा हो गया, ये बौना पौधा हो गया। दोनों के बीच क्रॉस करा तो उसको ये मिला, इसके बीच क्रॉस कराया तो ये मिला। ठीक है, तो ये जब प्राप्त हुआ बच्चों, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो कैपिटल टी है, यह लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, या अपने लक्षण को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि भौतिक रूप से दिखा रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, भौतिक रूप दिखा रहा है, भौतिक रूप दिखा रहा है। ठीक है, भौतिक रूप दिखा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, भौतिक रूप प्रदर्शित कर रहा है, तो यह कहलाएगा लक्षण प्रारूप। क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप। यानी कि जो अपना लक्षण, ऐसे जीन जो अपना लक्षण भौतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप। और ऐसे जीन जो अपने लक्षण का भौतिक प्रदर्शन नहीं करते, भौतिक प्रदर्शन नहीं करते, उन्हें कहेंगे जीन प्रारूप। क्या कहेंगे, जीन प्रारूप। जैसे ये छोटा वाला टी होता है बच्चों, ये जीन में उपस्थित होता है, चुपचाप शांत उपस्थित होता है, लेकिन ये भौतिक प्रदर्शन नहीं करता। जो भौतिक प्रदर्शन कर दे लक्षण प्रारूप, और जो नहीं करे वह जीन प्रारूप। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे हम बता रहे हैं बच्चों, क्या होता है संकरण। क्या, संकरण बता रहे हैं, संकरण क्या होता है। चलिए समझिए संकरण क्या होता है। एक मिनट, संकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए संकरण, ठीक है, देखिए संकरण क्या होता है। जब दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य, दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य या फिर दो तुलनात्मक लक्षणों का संयोजन कराया जाए। क्या कराया जाए, संयोजन कराया जाए। इन दोनों को संयोजित करेंगे बच्चों, तभी ये दोनों एकजुट होकर, यानी कि एक साथ एक युग्मनज में आ जाएंगे, यानी कि एक बीज में आ जाएंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी। अब आपको बुक में क्या मिलेगा, बुक में मिलेगा दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराने की क्रिया संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रॉस कराने की क्रिया संकरण कहलाती है। ठीक है, सही वो भी है, गलत नहीं है, लेकिन आप जरा अपने माइंड से सोचिए कि कभी कभी संकरण को हम लोग क्रॉस लिख देते हैं, तो सेम शब्द हुए, तो उसका यूज नहीं कर सकते डिफिनीशन में। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है कि क्रॉस और संकरण सेम टू सेम है, तो आप इसका यूज क्यों कर रहे हैं, तो फिर क्या बताएंगे, तो उसको समझिए। दो तुलनात्मक लक्षणों के संयोजित होने की क्रिया, क्या, संयोजित होने की क्रिया संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। और संकरण के द्वारा प्राप्त हुए, क्या, संकरण के द्वारा प्राप्त हुए बीज या फल या फिर पौधे, बीज फल या पौधे को हम लोग कहते हैं संकर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संकर कहते हैं। यानी तुलनात्मक लक्षणों के संकरण के पश्चात प्राप्त हुए फल या बीज को क्या कहेंगे, संकर कहेंगे। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। और संकर को हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड
ब्रीड कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जो आजकल फसलें लगती हैं हाइब्रिड की, वो संकरण के द्वारा ही प्राप्त हुए बीजों से लगती हैं। इसलिए जो हाइब्रिड के बीज होते हैं उनको प्राप्त हुए बीजों को दोबारा नहीं बोया जाता, हर साल नए बीज खरीदे जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, संकरण के साथ साथ संकर भी हो गया। अब बच्चों बात करते हैं एलील की। क्या कहते हैं? एलील की करते हैं। अब एलील क्या होता है? अब बात करें एलील की, तो देखिए एलील क्या होगा। एलील क्या होगा बच्चों? अभी तक हमने क्या लिया? एक लंबा बौना पौधा लिया। क्या लिया? एक लंबा बौना पौधा लिया। तो हम क्या कहें, ये देखिए लंबे पौधे का जीन हो गया और ये बौने पौधे का जीन हो गया। ये लंबे पौधे का जीन और ये बौने पौधे का जीन। तो एलील क्या होता है? दो तुलनात्मक लक्षणों वाले, क्या? दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों का समूह एलील कहलाता है। या ये समूह क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा। जैसे लंबा बौना और लाल और सफेद, तो इस प्रकार जिनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे, अब इनके बीच में हमको क्रॉस कराना है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कौन कौन से एलील लिए। तो कोई अगर हमसे पूछे हमने कौन कौन से एलील लिए, तो हम ये बताएंगे एक लंबे पौधे का एलील लिया है और बौने पौधे। तो हम कहेंगे लंबा और बौने पौधा लिया और इन दोनों का सामूहिक रूप क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एलील के बाद है बच्चों समयुग्मजी। क्या है? समयुग्मजी। समयुग्मजी, ठीक है, समयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी, देखिए समयुग्मजी क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं समयुग्मजी क्या होता है। मेंडल ने देखिए ये किया था। ठीक है, साथ में विषमयुग्मजी लिख लीजिए तो अच्छे समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, विषम युग्मजी। ध्यान रहे बच्चों, ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अंतर भी पूछा जा सकता है, जो कि कम से कम 3 नंबर का होगा। ठीक है, कम से कम कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। तो समझिए, मेंडल ने लंबे पौधा लिया था, ठीक है, और बौना पौधा लिया था। हम इसी को बार बार क्यों ले रहे हैं बच्चों? ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और जब आपसे एक संकरण पूछा जाए तब आप इसको आसानी से क्रॉस करा सके। ठीक है, तो देखिए लंबे पौधे का और इस पौधे का जब इन्होंने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर उन्हें ये प्राप्त हो रहा था। जितने भी प्राप्त हुए वो सभी ये प्राप्त हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया बच्चों? ये प्राप्त हुई। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला इसको कि ऐसा जीन समूह जिसके दोनों जीन समान ना हो। क्या? ऐसा जीन समूह जिसके दोनों जीन समान ना हो वो कहलाएगा विषम युग्मजी। क्या कहलाएगा? विषम युग्मजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? विषम युग्मजी कहलाएगा। तो इस प्रकार मेंडल ने कहा था कि जब लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी जो थी उस पीढ़ी में सभी जो संतानें प्राप्त हुई, जो संतति प्राप्त हुई, उसका जो जीन था वो जीन विषम युग्मजी थे। कैसे थे? विषम युग्मजी थे। फिर उन्होंने क्या किया? इस पीढ़ी में फिर से क्या कराया था बच्चों? फिर से कराया था। अब ये वाला जो कराया था, ये कराया था कृत्रिम, क्या कराया था? कृत्रिम परपरागण। क्या कराया था? कृत्रिम परपरागण। देखिए तब उनको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, उनको ये प्राप्त हुआ बच्चों। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये और लास्ट में ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगी F2 पीढ़ी। ठीक है, ये F2 पीढ़ी हो जाएगी। तो उन्होंने ये देखा कि F2 पीढ़ी में उन्हें पुनः यानी फिर से समयुग्मजी जीन मिल रहे हैं। तो उन्होंने समयुग्मजी को कैसे डिफाइन किया? जीनों का ऐसा समूह जिसमें दोनों जीन, क्या? दोनों जीन समान हो। दोनों जीन समान हो। ये जीन का समूह होगा बेटा। क्या होगा? ये जीन का समूह होगा। ये टी और ये टी दोनों कैपिटल है ना? दोनों कैपिटल है, यानी कि दोनों क्या है? समान है। क्या है? ये दोनों समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी कहलाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये कैपिटल है और एक ये स्मॉल है। तो ये बताइए, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, यानी कि क्या हुए? विषम युग्मजी होंगे। तो सीधी सी बात है, जीन का समूह जिसमें दोनों जीन समान हो, दोनों जीन समान हो,
समयुग्मजी कहलाएगा, और जिसमें दोनों जीन विपरीत हों वह क्या कहलाएगा? विषमयुग्मजी कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो चलिए हम बात करते हैं प्रभावी लक्षण की। किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रभावी लक्षण की। ठीक है, प्रभावी लक्षण की बात करते हैं। देखिए प्रभावी लक्षण क्या होता है। प्रभावी जीन प्ररूप प्रभावी लक्षण। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्रभावी लक्षण की। ठीक है, प्रभावी लक्षण और लक्षण प्ररूप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लक्षण प्ररूप हम समझा चुके हैं। ठीक है बच्चों, लक्षण प्रारूप देखिए प्रभावी लक्षण क्या होता है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं और अपना प्रभाव दिखाएं। क्या दिखाएं? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं और अपना भौतिक प्रदर्शन करें, अपना प्रभाव दिखाएं। जैसे इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, ये इसका जीन है, ये इसका जीन है, ये बौने होने का जीन है और ये लंबे होने का जीन है। ठीक है, ये लंबा वाला इसमें आया, ठीक है, आगे सबके पास आ गया। ठीक है, और सबके पास आने के बाद क्या किया बच्चों? इसने सभी पौधे को क्या कर दिया? लंबा कर दिया। क्या कर दिया? सभी पौधे को लंबा कर दिया। अब जहां जहां कैपिटल टी है, ध्यान से देखिएगा, जहां जहां कैपिटल टी है वहां वहां वो पौधे क्या हो गए? लंबे हो गए। क्या हो गए बच्चों? लंबे हो गए। क्या हो गए? लंबे हो गए। ठीक है सॉरी, वो पौधे क्या हो गए बच्चों? लंबे हो गए। अब जब पौधे लंबे हो गए तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो कैपिटल टी होगा वो क्या हो गया बच्चों? प्रभावी होगा। क्या होगा? प्रभावी होगा। क्या होगा? प्रभावी होगा। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि यहां पे जो लंबा होने वाला लक्षण है, वह क्या है? प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और उसके बाद आता है अप्रभावी लक्षण। क्या आता है? अप्रभावी लक्षण आता है। क्या आता है बच्चों? अप्रभावी लक्षण आता है। तो देखिए और समझिए कि अप्रभावी लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको बगल में ये स्मॉल टी भी दिख रहा था। क्या ये स्मॉल टी भी आपको दिख रहा होगा? ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, ये स्मॉल टी भी आपको दिख रहा है। तो ये स्मॉल टी जो होगा बच्चों, वह क्या कर रहा है कि अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। क्या अपने लक्षण का भौतिक प्रदर्शन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है ना। तो हम सीधा लिखेंगे, अगर हम पौधे की आकार की बात करें तो जो कैपिटल टी होगा यानी कि लंबा पौधा होगा उसका जीन प्रभावी होगा, जबकि बौने पौधे का जीन अप्रभावी होगा। क्या होगा? अप्रभावी होगा। ठीक है, तो याद रहेगा बच्चों। तो चलिए, ये थी हमारी जीन की शब्दावली यानी कि आनुवंशिकता की शब्दावली। अब आगे हम लोग बात करते हैं मेंडल का प्रयोग, यानी कि मेंडल ने कैसे प्रयोग किया था। ठीक है, समझिए एक बार ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे एक संकरण। ठीक है, मेंडल ने कैसे प्रयोग किया था, समझिए। देखिए मेंडल ने क्या किया था। हेडिंग डालते हैं मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग यानी कि मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने कैसे प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए मेंडल ने दो प्रकार के क्या लिए बच्चों? दो प्रकार के पौधे लिए। ठीक है, एक बौना पौधा लिया था। ठीक है, अब दोनों मटर के पौधे में क्या आ गए? पुष्प आ गए। ठीक है, क्या आ गए? पुष्प आ गए। पुष्प में थोड़ा शॉर्ट तरीके से बना रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा बच्चों तो थोड़ा अच्छे से पुष्प बनाना। ठीक है, देखिए ये किसी भी पुष्प का क्या कहलाता है? परागपुष्प कहलाता है। ये हो गया पुष्प। क्या हो गया? ये पुष्प हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? ये पुष्प हो गया। तो देखिए मेंडल ने क्या किया कि ये बौने पौधे का पुष्प है और ये लंबे पौधे का पुष्प है। मेंडल ने दो पौधे लिया था, एक बौने पौधा लिया था, एक लंबा पौधा लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रकार के पुष्प हैं, एक बौने पौधे का पुष्प है और एक लंबे पौधे का पुष्प है। तो मेंडल ने क्या किया था बच्चों? मेंडल ने जब इनको उगाया और इसका जब पुष्प, मटर के पौधे में जब पुष्प आया तो मेंडल ने दोनों के सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए मेंडल ने क्या किया था? लंबे वाले पौधे के पुमंग को, क्या? पुमंग को
पुमंग को क्या कर दिया, काट दिया। अब इसको ये जब यहां से काटा तो इस क्रिया को कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं बच्चों, विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। यानी कि पुष्प के नर अथवा मादा भाग को काटकर अलग करने की, कृत्रिम रूप से काटकर अलग करने की क्रिया क्या कहलाएगी, विपुंसन कहलाएगी। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाई, विपुंसन कहलाई। अब उन्होंने इसको काटा क्यों, काटा क्यों, ये सुनिए, ताकि इसमें स्वपरागण ना हो पाए। क्या ना हो पाए बच्चों, स्वपरागण ना हो पाए। तो अगर इसमें स्वपरागण होगा तो इसके लक्षण सब ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें स्वपरागण ना हो पाए इसलिए मेंडल ने इसको काट के हटा दिया। ठीक है, देखिए हम भी यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अब इस पुष्प में आपको दिख रहा होगा कि मादा भाग है और नर भाग नहीं है। अब दूसरे पुष्प में आते हैं। दूसरे पुष्प का जैसे ही पराग कोश यानी पुमंग वाला भाग पूर्णतः परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्णतः परिपक्व हो जाएगा, तो उनको उनका उसके पुमंग वाले पुतंतु भाग को काटेंगे। काटने के पश्चात हाथ से लाकर इसके वर्तिका वाले भाग, वर्तिकाग्र पे क्या करेंगे बच्चों, वर्तिकाग्र पे लाकर घर्षण करेंगे। क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। तो घर्षण करने से होगा क्या कि इसका जो ये पराग कोश होगा, पराग कोश में ऊपर से जो परागकण होगा बच्चों, वो यहाँ पे क्या करेगा, आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। अब इसको काट कर यहां पर लाके घर्षण कराने की क्रिया कहलाती कृत्रिम, क्या कहलाती, कृत्रिम पर परागण कहलाती। क्या कहलाती बच्चों, कृत्रिम पर परागण कहलाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कृत्रिम पर परागण क्या है, समझाइए, तो आप यही समझाएंगे कि दो पुष्पों में मानव के द्वारा किसी भी पुष्प का पुमंग वाले भाग को काटकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर घर्षण करने से परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाता है, यानी कि गिर जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, कृत्रिम पर परागण कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या, कौन सी क्रिया कहलाएगी, कृत्रिम पर परागण। अब इस क्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या आ गया, इस पुष्प का युग्मक यहाँ पे आ गया। युग्मक यहाँ पे आने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे परागनली होगा, यहाँ पे बीजांड होगा। इस बीजांड में ये युग्मक पाए जाएंगे और यहाँ पे जो परागकण होगा बच्चों, ये जो परागकण होगा उसमें ये इस प्रकार के युग्मक पाए जाएंगे। ठीक है, ये युग्मक इस यहां से इस प्रकार का युग्मक आया जिसमें ये स्मॉल टी वाले जीन थे, और इसके बीजांड में जो कोशिकाएं होंगी उसमें कैपिटल टी वाले जीन है। अब दोनों का निषेचन की क्रिया संपन्न हुई तो दोनों एक साथ आ गए। अब बीजांड से जब बीज बनेगा तो उस बीज में ये दोनों जीन ऐसे पाए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जीन एक साथ पाए जाएंगे। ठीक है, दोनों जीन एक साथ पाए गए। तो ये क्रिया है, ऐसे मेंडल ने इस प्रकार से क्या किया था, रिसर्च किया था। ठीक है, इस प्रकार से मेंडल ने संकरण कराया था। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं एक संकरण। क्या करा रहे हैं, एक संकरण बता रहे हैं। ठीक है, चलिए समझिए एक संकरण क्या होता है, एक संकरण क्या होता है। ठीक है, एक संकरण क्या होता है, देखिए एक संकरण की बात करें बच्चों, एक संकरण। ठीक है, एक संकरण क्या, एक संकरण की डिफिनीशन पहले आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। देखिए, जब किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण या फिर क्रॉस, क्या, किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस एक संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक संकरण कहलाता है। जैसे मेंडल ने पौधे के आकार को लिया था। क्या किया था बच्चों, पौधे के आकार, क्या, पौधे के आकार को ध्यान में रखकर दो विपरीत लक्षणों में क्रॉस कराया था। अब एक पौधा उनका था कैपिटल टी यानी कि लंबा पौधा था, और एक पौधा था स्मॉल टी का यानी कि बौना पौधा था। तो हम कैपिटल टी को इस प्रकार लिखते हैं और स्मॉल टी को इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये बौना पौधा है। ठीक है, और ये लंबा पौधा है। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही लक्षण है। एक ही लक्षण कैसे, दोनों ही आकार वाले लक्षण है। पौधे का आकार, एक लक्षण क्या हुआ, पौधे का आकार, दोनों पौधे के आकार वाले लक्षण। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया गया बच्चों, तो ये देखा गया कि इससे और इसके बीच जब क्रॉस कराया गया तो ये प्राप्त हुआ।
ठीक है। उसके बाद फिर इस टी का फिर इस टी के साथ कराया गया, तब भी यही प्राप्त हुआ। फिर देखा गया कि इस टी का इसके साथ कराया गया, ठीक है, तब भी यही प्राप्त होता है। फिर इस टी का इसके साथ कराया गया, तब भी यही प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार F1 पीढ़ी में बच्चों सभी संतानें लंबी प्राप्त हुई। क्या हुई? लंबी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? लंबी प्राप्त हुई, यानी कि 100% रिजल्ट आया। जो अनुपात होगा वो 100% होगा, यानी कि चारों संतानें लंबी होगी। और इनका समयुग्मजी होंगी या फिर विषमयुग्मजी, ये आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि ये समयुग्मजी है या फिर विषमयुग्मजी। हम देखते हैं कि कितने बच्चों को समयुग्मजी और विषमयुग्मजी समझ में आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, ये कैसे होंगे? समयुग्मजी होंगे, ये विषमयुग्मजी। आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपका आंसर गलत हो या सही है, जैसा हो हम आपको कल इसके बारे में समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या प्राप्त हुए बच्चों? लंबे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी। अब उन्होंने क्या किया कि इस F1 पीढ़ी का भी फिर से क्या कराया? संकरण कराया। क्या कराया? संकरण कराया। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, तो हम इसको फिर से अगला दूसरा संकरण कराते हैं, यानी कि इसी का अगला वाला भाग F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए अब हो क्या रहा है। उन्होंने क्या किया कि दोनों लंबे पौधे के लिए, वो भी विषमयुग्मजी का, किसका? विषमयुग्मजी के लंबे पौधे को लिया। देखिए ये जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे, ये F1 पीढ़ी के, ये क्या है? F1 पीढ़ी के प्राप्त हुए पौधे। ठीक है, इन दोनों में क्या कराया? संकरण कराया, यानी कि क्रॉस कराया। तब उनको क्या प्राप्त हुआ? एक बार इस टी से इस टी को क्रॉस कराया, तो ये प्राप्त हुआ। फिर इस टी का बच्चों इस टी के साथ क्रॉस करा दिया, तब ये प्राप्त हुआ। फिर इस टी का इस टी के साथ कराया, तब भी ये प्राप्त हुआ। फिर इस टी का इस टी के साथ करा दिया, तब भी ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार मेंडल ने क्या कहा कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते चले जाते। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया शुद्ध। क्या हो गया? शुद्ध लंबा। क्या हो गया बच्चों? शुद्ध लंबा हो गया। और ये दोनों क्या हो गए? अशुद्ध लंबे हो गए, यानी कि अशुद्ध लंबे हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया? शुद्ध बौना हो गया। शुद्ध क्या हो गया बच्चों? बौना हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बौना हो गया। अब ये हमको प्राप्त हो जाती है F2 पीढ़ी। क्या प्राप्त हो जाती है? F2 पीढ़ी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का या फिर पौधे का अनुपातिक मान बताइए। अनुपात क्या आएगा ये बताइए। तो इसमें आप साइड में इधर देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे शुद्ध लंबे का। क्या लिखेंगे? शुद्ध लंबे का। ठीक है, अनुपाते अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा। ठीक है, क्या लिखेंगे? शुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा अनुपाते शुद्ध बौना। क्या लिखेंगे बच्चों? शुद्ध बौना। ठीक है, अब शुद्ध लंबा हमको कितने देखने को मिल रहा है? केवल एक। तो एक अनुपाते अशुद्ध लंबा कितने? यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? दो। अनुपाते शुद्ध बौना कितना है? केवल एक है। ये आ गया इसका अनुपातिक मान, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 4। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो 70% पौधे होंगे वो लंबे होंगे। क्या होंगे? लंबे होंगे। 25% पौधे क्या हो जाएंगे बच्चे? फिर से बौने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बौने हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक अनुपातिक मान इसका और होता है F2 पीढ़ी, ये ध्यान रखिएगा। एक अनुपातिक मान इसका और होता है, अगर हम इसमें केवल लंबे अनुपाते बौने पौधे का निकालें। क्या? लंबे अनुपाते बौने पौधे का। किसका? लंबे अनुपाते बौने पौधे का। तो लंबे अनुपाते की बात की जाए तो ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, यानी कि कितने पौधे लंबे हो जाएंगे? 3। और बौना केवल 1 होगा। तो एक अनुपातिक मान इसका यह भी होगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये प्रथम संकरण यानी कि एक संकरण है जब किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण या फिर क्रॉस क्या कहलाएगा? एक संकरण कहलाता है।
यहां तक में अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमको बता दीजिएगा। इसके आगे का वीडियो बच्चों मैं कल आपको बताऊंगा, कल बनाऊंगा और कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। मेरी कोशिश यह रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी तक यानी कि जैव प्रौद्योगिकी तक, वहां तक मैं 27 तारीख से पहले खत्म कर दूं ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। अब बच्चों ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन हमारा है, इस सेशन से बच्चों कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, वो चाहे किसी भी सेट में आए लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक भी है अनुवांशिकता का। क्या है ये? अनुवांशिकता का बेसिक भी है, यानी कि 3 से 4 नंबर का आज का हमारा सेशन था जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, अगर आप अनसॉल्व लगा रहे हैं, क्या अनसॉल्व से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करिए। आप हमको बता दिया करिए कि सर ये नहीं आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझा दिया करूंगा, वीडियो बना दिया करूंगा, आप उसको देख लिया करिएगा। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज को लेकर, तो ये मेरा नंबर है 9026 06 92 35। इससे मेरा व्हाट्सएप चलता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक फंस रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप चाह रहे हैं कि मैं इस चैप्टर को छोड़कर आगे का कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके हिसाब से लग रहा हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर दीजिएगा, अगर कोई टॉपिक समझना है तो उसको भी मैसेज कर दीजिएगा। मैं चाहे 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके लिए बच्चों वह वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि वह टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ध्यान रहे बच्चों, 27 तारीख को आपको 95 प्लस करना ही करना है, यानी कि बायोलॉजी में आपको 95 प्लस नंबर लाना ही लाना है, चाहे जैसे लाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में नंबर पाना आसान है बच्चों, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, हम आपको पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। हम आपको यही कह रहे हैं ना कि आप अनसॉल्व लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि अगर आप फिर से अब पढ़ना शुरू करेंगे, आप ये सोचेंगे हम पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दें, तो ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक फंस रहा है तो आप हमको कमेंट करिए, हम वीडियो बनाएंगे। इसीलिए मैं बच्चों छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि आपका जो टॉपिक फंस रहा हो, जो आपको ना समझ में आ रहा हो, केवल आप उसी वीडियो को देखें और उस वीडियो से आपकी सहायता हो जाए। अगर मैं लंबा वीडियो बना दूंगा 1 घंटे 2 घंटे का, एक चैप्टर का एक वीडियो, तो आप उसको नहीं देखेंगे, आप उसमें स्किप करके याद भगा के नहीं देख पाएंगे, आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। मैं छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि आपको अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक को उठाइए और वीडियो देखिए और आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। तो बच्चों ये मेरा नंबर है और ध्यान रहे आपको 95 प्लस टारगेट 2023 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2023 टारगेट होना चाहिए कि बायो में आपके 95 नंबर आने हैं तो आने हैं। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, मेहनत ही एक ऐसी चाबी है जो कि सफलता का ताला खोल सकती है। क्या? मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सफलता का ताला खोल सकती है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कभी भी अपने आसपास उदाहरण दे सकते हैं कि जो शॉर्टकट से मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है वो एक बार नीचे जरूर गिरता है, और जो सीढ़ी बाई सीढ़ी मेहनत से मंजिल तक पहुंचता है बच्चों, वो वहां तक पर स्थित रहने की कला को जानता है। और जो शॉर्टकट पहुंच जाता है उसको कला का ज्ञान नहीं होता और उसके अंदर अहंकार जन्म लेता है। जब बच्चों अहंकार जन्म ले लेगा, तो अभी हमने पहले सेशन शुरू होने से पहले एक शायरी आपको सुनाई थी, उसको आज फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा। जहां पे अहंकार होता है तो आपका कमाया हुआ सब कुछ गवा सकते हैं, वो चाहे जैसा हो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं बच्चों। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बच्चों कमेंट करना मत भूला करिए, ताकि हम लोग कम से कम ये प्रोत्साहित हो जाएं कि हाँ बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं। किसी भी एक भी बच्चे का कमेंट आ जाता है तो ये होता है कि हाँ बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, और हम आगे का वीडियो हमारे बनाने का थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं कि आगे का वीडियो बनाएं, ताकि कम से कम एक बच्चा तो हमसे लाभ पा रहा है। तो बच्चे कमेंट जरूर कर दिया करिएगा। आज के सेशन में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।